दोस्तों, हम सभी लोग नेक्स्ट स्टॉप पर पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट स्टॉप पर और ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। कल मैंने रात में मैसेज डाला था, ठीक 12 बजे नहीं 11:30 बजे रात को मैंने मैसेज डाला था कि और एक एक्सटेंशन होने वाला है, और ठीक आधे घंटे बाद एक्सटेंशन का मैसेज पूरी दुनिया में मिल गया। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से सबसे पहले न्यूज आपको दूं क्या होने वाला है, क्योंकि मैं ऑन पैसिव को जीता हूं और ऑन पैसिव में ही अपने लाइफ को एंजॉय करता हूं। दोस्तों, तो मेरा मानना है कि आप अगर जगे रहेंगे तो ऑन पैसिव में क्या होने वाला है सब पता होते रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं, आज मंगलवार है, कल बुधवार है, कल 360 का दिन है। आप सबको पता है कि ऐसा बोल के गए हैं कि हम 15 दिन इलाज के लिए जा रहे हैं, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। कल मार्टी और क्रिस लाइव थे, आप सबको मालूम है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम है कि मार्टी क्रिस जैसे लाइव होते हैं वैसे लाइव थे, लेकिन उसमें क्रिस नहीं आए थे। क्रिस की जगह पर एक नए लोग थे जिनका नाम था कोलिन मन्ना। कोलिन मन्ना जी एक अच्छे लीडर हैं, जाने माने हुए लीडर हैं, और वो क्रिस के जगह पर वही आए थे। क्रिस और हमारे मार्टी और मन्ना, कोलिन, ये दोनों वहां पर कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो उसमें जो बातें निकल करके आई कि मिस्टर एस का कल आना कोई निश्चित नहीं है। एज यूजुअल जो 360 वेबिनार होता है हमारा, वो भी होगा कि नहीं होगा उसका कोई पता नहीं है, वो पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। वो लास्ट आवर तक आपको मैसेज मिलेगा। बैक ऑफिस में अगर आ जाता है तो कल 360 वेबिनार होगा, मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि पिछले कई बार से, पिछले बार कब हुआ था 360 वेबिनार? मंगलवार को हुआ था, आज ही के दिन। कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टर एस ने खुली शब्दों में कहा था कि अब हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, अब आपको सीधा सीधा अचानक कुछ भी दिखेगा ओईएस में। जैसा कि मार्टी ने कल डिफाइन किया वहां पर कि मिस्टर एस मेडिकल लीव में है, लेकिन वो स्वस्थ हैं और अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अगर वो कंफर्टेबल रहे, ऐसा उनको लगता है, अगर सारी चीजें एज यूजुअल रही तो वो आ भी सकते हैं, और कल बहुत गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल है, मार्टी ने बोला। लेकिन हम लोगों को इसमें चिंता करने की बात नहीं है। कल एक्सटेंशन हुआ 10 दिन के लिए, तो 21 जून तक ये एक्सटेंशन बढ़ गया, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एक्सटेंशन बढ़ता है तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लोग छाती पे मुक्का मारने लगते हैं, अरे फिर 10 दिन बढ़ गया, अरे 10 दिन बढ़ गया। हजारों मैसेज हमको लोग करने लगते हैं, जैसे हमको वो लोग पिन मारते हैं, ओहो देखिए 10 दिन बढ़ गया। दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस को समझना है, और एक प्रोसेस का हिस्सा है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कई लोग बोलते हैं सर कब तक चलेगा, क्या 2024 तक चलेगा, क्या 25 में भी चलता रहेगा, क्या ये चलते रहेगा? जैसे मैंने आपको एक कहानी बताया था, याद है कि एक पेशेंट जो है डायबिटिक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उन्हें दवा लिखा और उनको सजेस्ट किया कि आपको 2 किलोमीटर रोज चलना है, सुबह 2 किलोमीटर रोज चलना है। लेकिन डॉक्टर ने सुबह कहना बंद कर दिया, बोला 2 किलोमीटर चलना है और रेगुलर चलना है।
तो बोला ठीक है। और जब 1 महीने 1.5 महीने बीत गया तो वो पेशेंट फोन किया, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। बोला कौन? तो मैं वही गजेंद्र प्रसाद पटना से बोल रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट आपको मैं इलाज के लिए आया था। हाँ हाँ भाई बोलो क्या बात है? तो आप बोले थे ना कि 2 किलोमीटर चलना है, तो हम रेगुलर चलते रहे 2 किलोमीटर, और ये पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान आ गए हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर है, क्या बोलते हैं, मैं रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं, कि चलते चलते मैं पाकिस्तान निकल जाऊं? तो कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या ये एक्सटेंशन चलता रहेगा चलता रहेगा, ये 24 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा, 30 भी निकल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा? ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर चीज का कुछ नियम कानून है। ऐसा नहीं है, कंपनी को भी बहुत ज्यादा घाटा है, नुकसान है एक्सटेंशन से, लेकिन जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक एक्सटेंशन चलता रहेगा। ये कोई नहीं बता सकता है कि ये आखिरी एक्सटेंशन है। ये कोई नहीं बता सकता है कि और एक्सटेंशन 2 बार बढ़ेगा 3 बार बढ़ेगा, आई डोंट नो। ये किसी को नहीं मालूम। जब तक वो पूरी तरह से हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम सबको लीगल वे पे पैसे देने हैं, तब तक ये एक्सटेंशन चलेगा। तो उसमें हम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार हैं, फैमिली मेंबर हैं। तो मैं, आप लोग जब अपनी बात मुझसे सुनाते हैं तो मैं भी आप अपना कष्ट आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं। आपको क्या लगता है ये देगा होगा कि ऐसे ड्रामा कर रहा है? लोग इस तरह का बात करते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि क्या आप मेरी मीटिंग सुनते हैं? क्या आप ऑन पैसिव को सीखते हैं? हम सब जानते हैं, सब 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 पता है, सब पता है। आप बताओ ये होगा कि ऐसे ये ड्रामा करता रहेगा? देगा होगा कि नहीं देगा? बस एक ही बात है लोगों का, देगा कि नहीं देगा। कई लोग बोलते हैं सर हम मजदूरी कर रहे हैं, सर हम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, हम ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं। तो कई तरह से लोग बताते हैं हमें। तो हमें उनको यही कहना है दोस्तों कि आपको कुछ भी करना है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आपको पेट चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बिना कुछ किए तो होगा नहीं कि हो जाएगा। हम आसमान में देखते रहे तो क्या हम लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा दोस्तों। इसलिए मैंने एक पोस्ट भी डाला था, आप लोग देखे होंगे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी वो लगा हुआ है, आपने देखा होगा। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। हम लोग कमोबेश ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। हम एक दूसरे से दिन भर पूछते रहते हैं, आ गया, आ गया, आपके बैलेट में आ गया, आपके बैलेट में आ गया। अरे भाई आएगा तो सबको आएगा, सबको मिलेगा। सब आदमी परेशान है, और रोज रोज कोई अपडेट होता ही नहीं है। हर समय हर घंटे लोग सोचते हैं कि कोई नया अपडेट आ जाए। कोई लोग फोन करके सीधा पूछते हैं कि पैसा कब दोगे। कुछ लोग इस तरह का सवाल करते हैं। अरे भाई मैं कोई ऐस मुफारा थोड़ी हूं, मैं थोड़ी कोई कंपनी का सीएमओ हूं या सीईओ हूं जो आपको पैसा मैं रोक के रखा हूं। मैं नहीं रोका हूं, मैं भी आप ही की तरह फाउंडर हूं भाई। मैं भी बहुत तकलीफ में हूं। मैं ईश्वर से सुबह शाम अल्लाह से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि हमें आज ही आज मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको दे दीजिए। क्योंकि मैं भी कर्जे में हूं और बहुत परेशान हूं। मैं किससे अपनी परेशानी बताऊं? आप लोग तो मुझे बता देते अपनी परेशानी, मैं किससे परेशानी बताने जाऊं? बहुत लोग बोलते हैं मेरी बिटिया की शादी करना है, हमारा बेटा को कॉलेज में डालना है, हमें घर बनाना है, कर्जे में मैं पड़ा हूं, मैं रिक्शा खींच रहा हूं, मैं ठेला खींच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। भाई काम करना तो पड़ेगा। आप ऑन पैसिव में नहीं भी रहते तो कोई ऊपर से आपको तो कोई दे नहीं देता। खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा, रोजी रोटी तो आपको चलाना पड़ेगा।
मिस्टर एस ने कई बार बोला है कि जब तक यहां से आपको पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक आपको कोई काम करना पड़ेगा। लेकिन 90% लोग क्या बैठे हुए हैं कि ऑन पैसिव से जब पैसा आएगा तो हम आटा चावल गेहूं खरीदेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपना इलाज करवाएंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो बेटा का एडमिशन कराएंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो बिटिया की शादी करेंगे। ये भरोसे में बैठे हुए हैं, वो लोग ज्यादा परेशान है। दूसरा और लोग क्या परेशान है, ऑन पैसिव के भरोसे उन लोगों ने 5 लाख 10 लाख कर्जा ले लिया मार्केट से, अब तो ये कल अगले महीने आ जाएगा, अब ये तो ये 6 महीना में आ जाएगा, अब तो ये 10 दिन में आ जाएगा। तो लोगों ने कर्जे उठा लिए, अब उसके चलते परेशानी, समय बीतता जा रहा है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख बढ़ता जा रहा है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं। उनके घर पे कर्जदार लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो परेशान होते हैं, उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ऑन पैसिव पर। वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ के लीडर को गाली देते हैं, मिस्टर एस को गाली देते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकालते हैं। दोस्त, हमेशा बोला है मिस्टर एस ने कि जब तक आपको यहाँ से पैसे नहीं आते हैं तब तक आपको अपना दाल रोटी चलाने के लिए कोई काम करते रहना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन ऑन पैसिव से पैसे आने लगेंगे उस दिन से आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। साफ और स्पष्ट बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो हम लोग जो यहाँ पर डेली बैठ करके मातम मनाते हैं, एक दूसरे से हम बातें करते हैं, तो सिर्फ एक ही बात होता है, आपको पैसा आया, ये कब आएगा, ये देगा कि भाग जाएगा, ये लोगों को उल्लू बना रहा है। तो बस यही बातें चर्चा में है। लेकिन ऑन पैसिव के बैकएंड पर क्या चल रहा है, ऑन पैसिव कितना बड़ा वैल्यू बना रहा है, ये टेक्नोलॉजी हम सीखने का हम प्रयास ही नहीं कर रहे। सब लोग बोल रहे हैं कि पैसा आ जाएगा तो सब सीख लेंगे, लेकिन ये जो पीरियड हमारा निकल गया ना, तो हम नहीं सीख पाएंगे। आप सोचिए ना कि आपका बाल्यावस्था निकल गया, आप आज 40-50 साल की उम्र में हैं, तो क्या आप जाके स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो गोल्डन पीरियड था 2018 से 2024 तक का, ये गोल्डन पीरियड हम लोगों को सीखने का समय मिला था, हमारे सोच को बड़ा करने का समय मिला था, हमारे सपनों को बड़ा करने का समय मिला था, हमारे ह्यूमैनिटी को डेवलप करने का समय मिला था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको डेवलप नहीं किया। उनका एक ही लक्ष्य है, मैंने पैसे दिया है, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। भाई, हम लोग पैसे के लिए आए हैं, कोई अगरबत्ती जलाने नहीं आए हैं, सबको पैसा चाहिए। लेकिन वो तो सिस्टम से आएगा ना, प्रोसेस से आएगा। आप देखिए ना, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट को कितना समय लगा आने में, हम उससे पहले आ चुके हैं। कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसका आप इतिहास देख लीजिए उठा करके, जिसको 9 साल 10 साल नहीं लगे। हम तो फिर भी 5 साल में आ चुके हैं, बहुत कम समय में। आप सबको मालूम है कि कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ी मिस्टर एस को, पता नहीं कितना केस हुआ, पैसे रोक लिए गए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी मिस्टर एस रुके नहीं, थके नहीं और यहां तक कंपनी को लेकर के आए। दोस्तों, परेशानी सबके साथ में है, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरह से प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई नौकरी लेना है तो आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, तब जाकर के आप जॉब के लिए तलाश में जाते हैं। तो इतना जो पीरियड है उस समय आपको पैसे खर्च करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पूरी गारंटी है, एक बार स्टार्ट होने दीजिए, फिर आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को नौकरी देने वाले हो, आपके आने वाली पीढ़ी उसको काम करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आज पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन हो रही है, पूरी दुनिया डिजिटल में जा रही है, नौकरियां आज सभी सेक्टर से हटा दी जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि जो हमारे आपके बाल बच्चे हैं उनको कितना जूझना पड़ेगा? नौकरी रहेगा ही नहीं। अभी लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है तो पैसे से नौकरी मिल जा रहा है, आने वाले
जॉब ही नहीं रहेगा, क्या करोगे आप? लेकिन कमोबेश हम लोग ऐसे सिस्टम में आ गए हैं बाय डिफॉल्ट, जहां पर हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करना है। ये कंपनियां ऐसे ही बनती है। हम लोगों ने देखा ही नहीं गूगल कैसे बना, माइक्रोसॉफ्ट कैसे बना, फेसबुक कैसे बना। संजय सर आवाज नहीं आ रही आपकी। संजय सर आवाज नहीं आ रही। संजय सर मीटिंग से बाहर हो गए। नहीं वाला कह दो आ गया। शायद कॉल आ गई थी सर को। आवाज आ रही है हमारी? यस सर, यस जी सर, आ रहे सर, प्रॉपर्ली आ रहा है। वो लगातार एक आदमी कॉल पर कॉल किए जा रहा था, तो उसके चलते मैं माफी चाहूंगा। लोग समझते नहीं है और कॉल करते रहते हैं, मैं काटते रहता हूं, फिर भी लोग कॉल करते रहते हैं। और ये समय जो होता है हमारा मीटिंग का समय होता है, तो मैं माफी चाहूंगा बीच में। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल सोचने समझने वाली बात है। यहाँ पर सारे लोग पैसे के लिए आए हैं दोस्तों, और पैसा मिलना ही मिलना है। जब सारा काम हो गया तो पैसा मिलना ही है ना। आप सोच रहे हैं कि जब गन्ने का जो मशीन होता है, गन्ने के मशीन में आप गन्ना डाल दिए और गन्ने को पीस दिया गया, तो जूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि वो मशीन खा जाएगा जूस? सर भाई जी निकलेगा ना जी। तो गन्ने के जूस में हमने वो गन्ना डाला है, मशीन ने उसको पीसा है, और वो जूस निकलेगा। 100% नहीं, 1000% जूस निकलना ही निकलना है। वैसे ही ऑन पैसिव में सारे प्रोडक्ट डेवलप हो गए, मार्केटिंग हो गया, हमारा ये कॉमर्शियल हो गया, सेल बाय शुरू हो गया, तो इनकम तो आना ही है ना। लास्ट पार्ट वही है इनकम का, वो तो आना ही आना है। कहाँ रहेगा, किधर रहेगा? आना ही है, बस थोड़ा सा इंतजार है। वो लीगल प्रोसेस से जो हमको वो देने वाले हैं, जिस माध्यम से हमको देने वाले हैं, वो अगर आ जाता है तो बस हो गया काम अपना, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, और इसी के लिए लोग पैनिक हो रहे हैं। बस यही बात है, और कुछ नहीं है। इसी के लिए लोग पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना है। और मुझे लगता है, और मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि ये एक्सटेंशन आखिरी हो। क्या पता, अभी किसी को मालूम नहीं है, कल मिस्टर एस आकर के सभी घोषणा कर दे, क्या पता है, कौन जानता है, किसी को नहीं मालूम। तो यहाँ कभी भी कुछ भी अचानक जिंदगी मोड़ ले सकती है दोस्तों, इसलिए एंजॉय द प्रोसेस। हम लोग छटपटा के, अच्छा हम लोग पूरा गाली दे पूरा रात दिन ऑन पैसिव को, मिस्टर एस को, लीडर को, कुछ मिल जाएगा क्या? क्या कंपनी डर जाएगी? वो डर करके आपके गाली से पैसे देने शुरू कर देगी। आप खूब अपशब्द लिखो, कुछ भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करो, कुछ नहीं हासिल होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर वो ट्रैकर सबको देख रहा है, इसलिए कि मिस्टर एस ने पिछले 360 वेबिनार में बोला था कि हम यहाँ पर पूरे तरह से वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन लोग कितना समर्पित है कंपनी के लिए। हम उसको कैटेगरी में भी बांटेंगे, हम हर एक को एक तरह से ट्रीट नहीं करेंगे।
हम हर लोगों को एक तरह से ट्रीट नहीं करने वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाइए, बेफजूल की बातें ना किया करिए। कई लोग बोलते हैं आप प्रवचन बहुत अच्छे देते हो। अरे भाई, प्रवचन अच्छा देता हूं कि बुरा देता हूं वो आप ही लोग यहाँ पर हमें फीडबैक देते हो। अगर मैं अच्छा नहीं देता हूं, अगर हमसे ज्यादा नॉलेज आपको है तो आप आकर के नॉलेज यहाँ पर दे सकते हैं, मैं आपसे सीखने के लिए तैयार हूं। अगर सारे ये वेबिनार बंद हो जाते तो क्या हम लोग यहाँ पर टिक पाते क्या? जब देखिए 2020 से हम लोगों ने वेबिनार सुनना और बोलना शुरू किया है। अगर ये वेबिनार इतना नहीं होता तो क्या इतने फाउंडर आ पाते इंडिया में? किसी को मालूम चलता? नहीं पता चलता। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों, जिसके माध्यम से ये वेबिनार सेमिनार के माध्यम से ही हम लोगों को ये कुछ सूचना मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जो लोग कमेंट करते हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सारा वेबिनार बंद हो जाए और सारे जो लीडर है मोबाइल बंद कर दे, किस पर आप कमेंट लिखोगे? कहां कमेंट करोगे? किसको फोन करोगे? बताओ। मिस्टर एस को तो कर नहीं सकते हो, कंपनी में फोन करने का कोई स्थान ही नहीं है। कहां बोलोगे? किसको बोलोगे? आज जो हम लोग अपना दुखड़ा रो रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, या हमारे वीडियो में आप जो कमेंट करते हो या किसी के भी वीडियो में कमेंट करते हो, ये वीडियो बन रहा है, ये मीटिंग हो रहा है, तभी आपको मिल रहा है, कुछ कमेंट करने का मौका मिल रहा है। ये मीटिंग हो रही है तभी आपको यहाँ पर आकर के कुछ बोलने का या सीखने का मौका मिल रहा है। अगर ये सारे वेबिनार बंद हो जाए, सारे यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, कहां आप कमेंट करोगे? बताओ तो जरा मेरे भाई। कहीं है क्या जगह ऑन पैसिव में या आप कमेंट कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो? कम से कम ये साधन तो है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हो, कुछ सीख सकते हो। आपके साथ कुछ हुआ है या हम लोग सब मिल करके एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। ये मीटिंग ही एक माध्यम है। हम नहीं आपको जानते हैं, आप हमें नहीं जानते थे, लेकिन ये मीटिंग के माध्यम से ही पूरा हिंदुस्तान के भाई बहन हमें जानते हैं और हम सबको जानते हैं। अगर ये डेली मीटिंग ना हो, कौन किसको जानता है? यहाँ 4 दिन में अपने भाई से तो लोग बात ही नहीं करते हैं। आपके घर में अपना भाई है, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या डेली आपकी बात होती है अपने भाई से? नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रतिदिन आते हैं और सभी भाई बहन बैठ करके बात करते हैं। कम से कम एक जरिया तो है ये मीटिंग सेमिनार, ये यूट्यूब आपको जरिया तो है। आपको समय नहीं रहता है, लेकिन आप अपने समय पर मेरे यूट्यूब को सुनते हैं तो कम से कम आपको अपशब्द कहने का भी मौका तो मिलता है वहां पर। नहीं तो वो रहता ही नहीं तो कहां आप बोलते, किसको सुनते? जैसे बात वही हो गई, हम आसमान में कितना भी थूकेंगे, आसमान में कितना भी गाली देंगे, तो पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। दोस्तों, वही होता है कहानी के माध्यम से। कल ही लगता है कि रंजना सिस्टर या कोई कहानी बोल रहे थे कि एक डॉक्टर के पास पेशेंट गया था। वो कहानी कि जब आपको आपके मिलने वाली सुविधाएं लेट से मिलती है तो हम लोग भगवान और अल्लाह को भी दोषारोपण करने लगते हैं। हमें अगर वो चीजें देरी से मिलती है तो हम लोग अल्लाह भगवान को भी दोषारोपण करते हैं। तो हम तो इंसान हैं दोस्तों, तो हम लोगों को अगर कोई दोष लगा रहा है, लांछन लगा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो होता ही है, इंसान की फितरत है। तो ये चीजें हैं जो हम सबको कामयाबी की ओर लेके बढ़ रहा है। मैं ज्यादा इसमें नहीं बोलूंगा, आपसे इतना ही मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि दोस्तों, जब भी यहाँ पर कोई चीज सीखने का मौका मिलता है तो सीखिए। अगर आप कुछ नहीं सीखना चाहते हैं तो चुपचाप बैठिए, कुछ नहीं आप कर सकते ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव का आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर ऑन पैसिव को कुछ इधर उधर करने का प्रयास कीजिएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऑन पैसिव को कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जब हम लोग सफलता के फाइनल लाइन पर हैं, फिनिश लाइन पर हैं, वहां पर आकर के आपका सपना अधूरा न रह जाए, इसलिए मैंने आज आप सबसे ये बातें कही है।
अगर मेरी बातें आपको कम ज्यादा लगी होगी तो मैं हाथ जोड़ करके आप सभी भाई बहन से माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा जो फर्ज था बताना वो मैंने बता दिया। दोस्तों आगे आप जानो, आपका काम जाने। तो चलिए प्रतिदिन के भांति हम लोग आज एक नए टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे, और वो टेक्नोलॉजी क्या है? आरपीए एंड एआई। आप लोगों के जो ब्लॉग सेक्शन है, हम प्रतिदिन बात करते हैं, तो कल 10 तारीख था, 10 तारीख को 11:30 बजे रात में ये ब्लॉग सेक्शन में आया था आरपीए एंड एआई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीए एंड एआई? आरपीए क्या है और एआई क्या है, और इसकी क्या भूमिका है, रोल क्या है, और ऑन पैसिव इसकी बातें क्यों कर रही है, क्यों ब्लॉग पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आरपीए और एआई की भूमिका बुद्धिमान स्वचालन में आजकल व्यवसाय, रोबोटिक प्रक्रिया, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिलाने पर विचार कर रहे हैं। आरपीए का मतलब क्या होगा? रोबोटिक, आप सबको मालूम है, रोबोटिक स्वचालन प्रक्रिया आरपीए का मतलब हो गया, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सब जानते हैं। यस तो सर। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, सब आप जानते हैं, और आप इसे लिख भी सकते हैं। आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आरपीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। एंड एआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हो गया। हम चलिए इसकी हम व्याख्या में जाते हैं। दोस्तों आरपीए और एआई के पीछे की जटिलताओं को समझना बहुत जरूरी है। यह बुद्धिमान स्वचालन के विचारों को प्रस्तुत करता है और व्यापार प्रक्रियाओं को बदलने की इसकी क्षमता के बारे में हम सबको जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। रोबोटिक प्रक्रिया, जिसे हम आरपीए कहते हैं, बनाम वर्सेज, बनाम मतलब वर्सेज एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनकी विशिष्ट क्षमताओं को समझने के लिए आरपीए और एआई के बीच अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीए एंड एआई? तो आरपीए मशीनों का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए करता है। आरपीए क्या करता है? मशीनों का उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए करता है, यानी एक ही कार्य को बार बार करना है तो वो आरपीए करता है, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि एआई प्राकृतिक भाषण संस्करण और आवाज नहीं आ रहा है सर। मानव बुद्धिमत्ता का आवाज ओके है। जटिल प्रक्रियाओं को प्राप्त करने, कारण बनाने और संभालने के लिए एआई की प्रमुख भूमिका है। शंकर भाई आवाज आ रही है, आप रिफ्रेश कर लीजिए। हमें यहाँ पर लोगों को बताना जरूरी है कि आरपीए और एआई को मिलाने के लिए एक प्रभावी समन्वय प्रक्रिया है, जिसे हम बुद्धिमान स्वचालन कह सकते हैं। आइए हम आरपीए का सबसे सामान्य उपयोग हम जानते हैं, इसका क्या यूज है। तो दोस्तों डेटा प्रविष्टि, डेटा प्रोसेसिंग और वेब स्क्रैपिंग इसमें ज्यादातर यूज होता है। उपरोक्त एग्जाम्पल उदाहरण से हम जान सकते हैं कि आरपीए का उपयोग नियमित और दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। आरपीए के लाभ क्या है? तो बढ़ी हुई दक्षता। आरपीए दोहराए जाने वाले कार्यों को सुव्यवस्थित करता है और आपको पता नहीं चलता है कि बार बार वही काम हो रहा है। परिचालन की गति को बढ़ाता है और मैनुअल प्रयास को कम करता है, त्रुटि में कमी लाता है। स्वचालन मानव त्रुटि को कम करता है, डेटा प्रविष्टि और प्रसंस्करण की सटीकता को सुनिश्चित करता है।
आप देखते होंगे कि जो फैक्ट्रियां होती है, फैक्ट्री में एक कमांड दे दिया जाता है, सॉफ्टवेयर है रोबोट को, जिसमें क्या होता है कि वो बार बार वही काम करते रहता है। अगर कोई चीज उसको टास्क दिया गया है, ये नट बोल्ट टाइट करना है, तो वो बस वही टाइट करते रहेगा, वो नेक्स्ट नेक्स्ट होते जाएगा और वही करता रहेगा। या कोई प्रिंट करना है वही पेज को तो बार बार करता रहेगा। आप सॉफ्टवेयर को जो आप वहां पर प्रोग्रामिंग कर देंगे तो वो करता रहेगा। अब इससे क्या होता है आरपीए से? तो दोस्तों लागत में बचत होता है। आरपीए श्रम लागत को बहुत कम कर देता है, ना के बराबर कर देता है। और हम सभी ऑन पैसिव में आरपीए के माध्यम से हम मानव लागत को बिल्कुल ही समाप्त करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर आवाज आ रहा है शंकर भाई, लेकिन आप अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। आप इशारा कर रहे हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रही है। तो मेरा कहना है कि आरपीए जो है वो श्रम लागत को ना के बराबर या समाप्त कर देता है। यह कई एसोसिएशन संसाधनों को रणनीतिक रूप से आवंटित करने की भी अनुमति देता है। 24/7 आवर इसकी उपलब्धता। बॉट्स यानी रोबोट्स 24 घंटे काम करते हैं और ये सारी प्रक्रियाओं को तेज कर देते हैं और उत्पादक को यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है, मदद करते हैं। स्केलेबिलिटी की बात हम करें तो आरपीए बदलते वर्कलोड के अनुकूल आसानी से ढल जाता है। यानी कितना भी वर्कलोड आप दे दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसी स्पीड में काम करते रहता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निवेश के बिना स्केलेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है। बेहतर अगर हम इसके अनुपालन के बारे में बात करें तो स्वचालन नियमों और अनुपालन मानकों के अनुरूप निरंतर पालन सुनिश्चित करता है। त्वरित कार्यान्वयन की बात कहें तो आरपीए तैनाती तेज है, यानी इसका वर्क बहुत फास्ट है, तेज परिणाम देता है और तेज वापसी प्रदान करता है। अगर कर्मचारी यानी एम्प्लॉयमेंट की बात करें यहाँ तो स्वचालन मानव संसाधनों को अधिक रणनीति रचनात्मक और ग्राहक केंद्रित कार्यों के लिए मुक्त करता है। यानी ना यहाँ पर किसी ह्यूमन टेंडेंसी की जरूरत है, ना कस्टमर की जरूरत है, ना यहाँ पर फिजिकली रूप से कोई मानव एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिमान स्वचालन की व्याख्या और यह काम करने की परिभाषा को आइए हम जानते हैं। बुद्धिमान स्वचालन, जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन आरपीए के अंतर्गत सिद्धांतों को जोड़ने से व्यापार प्रक्रियाओं को विकास की गति देता है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को बदलने की क्षमता है। आइए हम बात करेंगे बुद्धिमान स्वचालन जीवन चक्र के 3 चरण दिए गए हैं, जिसमें स्वचालन के लिए उपयुक्त दोहराए जाने वाले और नियम आधारित गतिविधियों की पहचान करना है। इसमें हित धारकों की भागीदारी, विश्लेषण की आवश्यकता होती है, स्वचालन का निर्धारण करना जिसमें एआई और आरपीए उपकरण शामिल है, और बुद्धिमान स्वचालन के लिए प्रक्रिया मॉडल विकसित करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए बॉक्स की लगातार जांच और सुधार करें, वे सेवा और आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है। सहयोग और संचार भी साथ साथ इनके चलते रहते हैं। बुद्धिमान स्वचालन के बारे में सामान्य मिथक बुद्धिमान स्वचालन के बारे में अगर हम बात करें तो आम गलत धारणाओं में यह विश्वास शामिल है कि एआई सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है और मानव श्रमिकों की जगह लेता है। कुछ स्पष्ट आप लोगों को हो रहा होगा, मानव श्रमिकों की जगह लेता है आरपीए और एआई। क्लियर हो गया?
एक लाइन में, या दोनों तरह से है, अनिवार्य भी है और नहीं भी है, मैनुअल भी हो सकता है और हम आरपी और एआई के तकनीक से भी काम कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन में वृद्धि, बेहतर रिपोर्टिंग और मानवीय भूल को कम करना, कैजुअलिटी ना के बराबर 0, कम लागत और बढ़ी हुई सटीकता शामिल है। जैसे आए दिन आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में या बहुत सारे कंट्री में, हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ कोई न कोई पर्व त्योहार होते ही रहता है। इवन कि आज मंगलवार है तो आज बुधवार है, तो आज जुम्मा है, तो आज ये है, गणेश पर्व है, तो आज होली है, तो दिवाली है। ये पूरे जो इंडिया की हम बात करें तो हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई फेस्टिवल चलते रहता है, जिसके कारण जो मानव जो प्रक्रिया है यहाँ पर काम करने का, जो श्रम वाला, उसमें बहुत ज्यादा कंपनियों को घाटा होता है, काम कम होता है, प्रोडक्शन में भी देरी होती है, मानवीय भूल सबसे ज्यादा होती है। आप घर से, आप पति पत्नी लड़के आए हैं या घर में कोई कलह करके आए हैं, ऑफिस में आए हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दिमाग आपका कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो मानवीय एक आदमी के भूल के कारण लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इसमें नुकसान भी है और बहुत सारे फायदे भी हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल है कि क्या मशीनें आने के बाद, आरपी और एआई के बाद जो मानव श्रमिक है क्या बिल्कुल हटा दिए जाएंगे? क्या इनकी कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो प्रारूप चेंज हो जाएगा। क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं, वहां प्रारूप चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको, इसके लाभ भी है, स्वचालन के लाभ है। बुद्धिमान स्वचालन के लाभों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं कि उत्पादकता में सुधार, इसके योगदान, इसके विश्लेषण, ये सारी चीजें करने पर, लागत कम करने और मानव त्रुटि को दूर करने पर जोर देता है। कंपनियों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और रणनीतिक दिशा के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। एआई अंतर्दृष्टि को आरपीए जानकारी में एकीकृत करना, आपकी एआई रणनीति को लागू करने के चरण, यदि आप एआई कार्यान्वयन पर विचार कर रहे हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, तो यह रणनीति आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अगर हम लक्ष्यों और अपेक्षाओं की बात करें तो यह परिभाषित करना कि एआई का उद्देश्य प्रभावशाली और आरओआई को कैसे सुधारता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि उपकरणों की लाइब्रेरी बनाएं, उपकरणों की लाइब्रेरी बनाएं जिसमें स्वचालन के लिए इंडस्ट्री के रूप में एआई उपयोग का समर्थन करने के लिए आपको उपकरणों की एक प्रभावी लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। छोटे कदमों से शुरुआत करें, छोटे कार्यों को निपटाकर स्वचालन प्रबंध करें। इससे पहले जटिल जो वर्क फ्लोज है आप उससे निपटे, समय आने वाले टाइम में कार्यों को प्राथमिकता दें। परिणामों की निगरानी और दस्तावेजीकरण आपको रखना है, यानी सारी चीजें आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी आवश्यक है और भविष्य की योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले परिणामों और सीखे गए सबक की उपलब्धि का दस्तावेज आपको रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सबको बताया कि बुद्धिमान स्वचालन उन कंपनियों के लिए एक परिवर्तनकारी कारक है जो डिजिटल परिवर्तन प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। आरपीए और एआई के समन्वय के माध्यम से कंपनियां प्रक्रियाओं में सुधार करती हैं, दक्षता को बढ़ाती है और अधिक सूचित विकल्प बना सकती है, रणनीतियों को लागू कर सकती है और मिथक जो चीजें मार्केट में आती है हम उसको दूर कर सकते हैं और अपने लाभ को बेहतर बना सकते हैं। बुद्धिमान स्वचालन में बहुत सारी अभी संभावनाएं हैं और इसको उजागर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हम आज ऑन पेसिव में
अगर आरपी और एआई की बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया उसी पर बात कर रही है, पूरी दुनिया आरपी और एआई पर बात कर रही है। तो ऑन पैसिव भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेकर के आ रहा है जिसमें आरपी और एआई कंबाइंड होकर के जो मानव जो श्रम है उसको हम दुनिया से बिल्कुल हटाने वाले हैं। आप सबको जान करके आश्चर्य होगा, और आप जानते भी हैं कि अभी जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप देख रहे होंगे जिसमें एआई एंट्री हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो एंकर हैं, जो न्यूज एंकर हैं, वो भी उसका जगह एआई ले चुका है, वहां भी उसकी जरूरत नहीं आदमी का। तो आने वाले टाइम में अभी बहुत सारी चीजें होने वाली है। सुमन सिस्टर ने पूछा था कि नजाल साहब ने एक पोस्ट किया है, उसमें कुछ दूर गैलरी टाइप का दिख रहा है, यही पूछा था ना सुमन सिस्टर आपने? यस सर, यस सर, यही पूछा था। हाँ, तो वहां पर एक गैलरी टाइप का दिख रहा है, तो वो क्या है? वो वर्चुअल रियलिटी है जिसको दिखाने का प्रयास मोहम्मद नजाल साहब कर रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब क्या होता है? आभासी, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं, सब कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। आप हंस रहे हैं तो हम भी हंस रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं तो हम भी खुश हो रहे हैं, आप रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, आभासी दुनिया। उसमें ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसकी थोड़ी सी फोकस मिस्टर नजाल ने वहां पर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वो पार्ट है। मैं अभी थोड़ा बता दूं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कंपनी ही सारी चीज अनाउंसमेंट करेगी। वो कहीं ना कहीं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल में ही वो पार्ट बन रहा है। आप लोग देखे होंगे कि अभी हम लोग वो एकेडमी लेकर के आ रहे हैं। वो एकेडमी में हम दुनिया भर के हर एक एजुकेशन को शामिल करने वाले हैं। दुनिया में कितनी जितनी भी प्रकार की पढ़ाई होती है वो सब हम यहाँ पर लाने वाले हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर आप मेडिकल की छात्रा हैं या छात्र हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या होता है? आपने टॉप किया, सब कुछ किया, लेकिन जहां भी मेडिकल की आप पढ़ाई करने जाएंगे या इंजीनियरिंग का या और भी जितने भी पढ़ाई है, उसमें सबसे बड़ा चीज प्रश्न आ जाता है फिजिकली रूप से बिल्डिंग का होना। आपने देखा होगा कि जब आप क्लास में बैठते हैं तो क्लास का एक स्ट्रेंथ पावर होता है, सिटिंग पावर, कि इस क्लास में 100 बच्चे ही बैठ सकते हैं। 101 आ गया तो नहीं लेंगे हम, 200 आ गए सवाल ही नहीं है। इसलिए लिमिटेड सीट होता है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ये लिमिटेड सीट होता है। इतने ही बच्चे को हम ले सकते हैं, बाकी बात को हम नहीं ले सकते। लेकिन ये जो है वर्चुअल रियलिटी, हम जो एजुकेशन के सेक्टर में ला रहे हैं सॉरी, यहां पर ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि सारा चीज वर्चुअल होगा। कोई फिजिकल हमें क्लासरूम की जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो दिखाने का प्रयास मोहम्मद नजाल कर रहे हैं, जहां पर आप ऑनलाइन एडमिशन लेंगे और जो आप यहाँ पर वो कनेक्ट में हम लोग बैठ करके जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं या मीटिंग ले रहे हैं या सुन रहे हैं, ये आपको जस्ट लाइक लगेगा जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्लास में बैठा हूं। फिजिकली रूप से नहीं, डिजिटल रूप से आप क्लास में बैठे हैं। आपको सेम टू सेम वही एहसास होगा जो एक क्लासरूम में बैठकर एक किसी स्टूडेंट को एहसास होता है। सेम टू सेम वही एहसास होगा आपको। लेकिन बहुत सारे कैजुअलिटी को हम कम कर सकते हैं, बहुत सारे दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। जैसे कभी कोरोना हुआ तो क्लासेस बंद हो गई। बहुत सारे बच्चे जो है, माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा जब घर से निकल रहा है तो सही सलामत वापस आएगा कि नहीं। एक्सीडेंट होता है, कहीं जाम लग जाता है, कहीं ट्रैफिक हो जाता है, कहीं बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है।
इन सारी चीजों पर अब विराम लग जाएगा। ये आभासी दुनिया, ये वर्चुअल जो रियलिटी आ रही है दोस्तों, उसमें आरपी और एआई का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो आरपी और एआई की मैंने बात बताया और नजाल साहब का पोस्ट का, दोनों का बहुत बड़ा एक समन्वयक है, एक दूसरे के पूरक है। आने वाले समय में इसकी पूरी पिक्चर आप सबको दिखाई देगी। जो ऑन पेसी बना रही है दोस्तों ना, वो किसी के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर नोकिया ही जैसा मोबाइल सैमसंग बनाए तो कोई खरीदेगा क्या? सुमन सिस्टर, कोई एक वीडियो में आए तो बात करने में मजा आता है। हम कोई टीचर नहीं है, हम भी आप ही के जैसे फाउंडर है और कुछ थोड़ा हम सीखते हैं तो आपसे बात करते हैं। तो सारे लोग वीडियो बंद करके बैठ जाते हैं तो मजा नहीं आता है। तो यहां पर मैं क्या पूछ रहा था अभी सुमन सिस्टर? नोकिया और सैमसंग सर। यस, अगर नोकिया का हूबहू सैमसंग लेके मार्केट में आए तो कोई खरीदेगा क्या? सब लोग से मैं सवाल पूछता हूं। आज एप्पल का इतना कीमत है, इतना महंगा मोबाइल एप्पल निकालता है, लेकिन हर साल मई जून में वो एक नया अपडेट लेकर के आ जाता है, एक नया अपडेट वर्जन लेके आ जाता है। जिस दिन वो मार्केट में आता है उसी दिन फिर नया अपडेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। हर साल नया लाता है वो वर्जन। एक बार तो बना दिया, लेकिन हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहता है। इसलिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इंसान को ही आप देखिए, हर इंसान, आप लाखों करोड़ों इंसान आप देखिए एक जगह में, किसी का शकल एक दूसरे से मिलता है क्या? सब तो इंसान ही है। सभी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, क्या एक दूसरे से किसी का शकल मिलता है? सुमन सिस्टर? नो सर, सब डिफरेंट है। सब डिफरेंट है, लेकिन है इंसान, लेकिन सब अलग अलग है। सब में अलग एक कुछ खास है। तो ये प्रकृति ने बनाया है, इंसान को प्रकृति ने बनाया, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने बनाया है। और सबको 2 आंख, 2 कान, दिमाग, 2 हाथ, 2 पैर, ये सबको दिए हैं, लेकिन सोचने की शक्ति अलग अलग, सॉफ्टवेयर अलग हो गया। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर वो ऊपर से अलग करके नहीं भेजता है, हम लोग सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से अलग अलग कर लेते हैं। यही कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर, वही एक लेडीज है जो हवाई जहाज उड़ा रही है, वही लेडीज है जो चांद पे जा रही है, वही एक लेडीज है जो घर में चूल्हा चौका कर रही है, वही एक लेडी है जो प्रोफेसर का काम कर रही है, डॉक्टर का काम कर रही है, वही एक लेडी है जो क्राइम कर रही है, वही एक लेडी है जो स्टेशन पर भीख मांग रही है। तो आदमी वही है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। तो कई लोग बोलते हैं, हमसे सवाल करते हैं कि सर ऑन पैसिव के पहले बहुत सारे इंटरनेट की कंपनियां आई है, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे, चैट जीटीपी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर ऑन पैसिव को लोग क्यों खरीदेगा? बट नेचुरल है कि ऑन पैसिव जो है वो अलग चीज बना रही है। कल मैंने चर्चा भी किया था कि एप्पल इतना महंगा मोबाइल कंपनी है और इतना उसका कीमत है, क्या उसको लोग नहीं खरीदते हैं? हम लोग नोकिया बढ़िया से नहीं खरीद पाते हैं, लोग जो है सैमसंग नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन एप्पल का जो मार्केट वैल्यू है वो कम नहीं होता है और न ही उसका सेल कम होता है। जैसे आपको और एग्जांपल के माध्यम से बताएं, आप एक फार्चून की दुकान खोल लीजिए और एक सोने चांदी की दुकान खोल लीजिए, भीड़ किसमें सबसे ज्यादा होगा सुमन सिस्टर? एक फार्चून की दुकान खुला हुआ है और एक सोने चांदी की दुकान है, भीड़ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? फार्चून की दुकान मतलब जो किराने की दुकान होती है। कोई किसी के पास जवाब है? कोई बोल सकता है? सर किराना की दुकान पे भीड़ ज्यादा मिलेगी। दुकान में सर, किराना दुकान, किराने की दुकान पे भीड़ होगा, सब्जी के दुकान पे भीड़ होगा, कपड़े के दुकान पे भीड़ होगा,
गोलगप्पे वाले दुकान पे मारामारी होता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है सोने चांदी के दुकान पे भीड़ होते हुए? नहीं होता है। नहीं सर, नहीं देखा है। क्या सोने के दुकान का टर्नओवर कम हो जाता है? क्या सोना का दुकान खोलने वाले भूखे मर रहे हैं? नहीं सर। ये सोचने वाली बात है। सोने के दुकान में भीड़ कम है, लेकिन उसका टर्नओवर ज्यादा है। लेकिन गोलगप्पे की दुकान पर भीड़ ज्यादा है, लेकिन उसका टर्नओवर बिल्कुल उसके जीरो के बराबर है। ये फर्क है टेक्नोलॉजी का। ये फर्क है जो और कंपनियां हैं मार्केट में और ऑन पैसिव में आसमान जमीन का अंतर है। कल मैंने आप सबको बताया था, फिर मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि अभी एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है, आप सबको पता है। लेकिन एक नई कंपनी अभी मार्केट में आकर के धूम मचा दी है, जिसका नाम है निविडा, जो अमेरिका की कंपनी है। निविडा क्या करती है? वो एआई चिप बनाती है। एआई चिप आप सब समझते हैं। और एआई चिप पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, और इसी खासियत के वजह से निविडा कंपनी एप्पल कंपनी से आगे निकल गई। सोचिए, 6 महीने का कंपनी, ओनली फॉर 6 मंथ, ये निविडा कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ के निकल गई आगे। अब निविडा कंपनी का मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन है। माय गॉड, $3 ट्रिलियन, 240 लाख करोड़ या 240 लाख अरब, यानी 2400 खरब रुपए से ज्यादा है। अगर इंडियन करेंसी में हम माने तो 2400 खरब का मार्केट वैल्यू है। क्या बनाता है? हाथी घोड़ा, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। एक लोहे का फैक्ट्री देखा आपने गजेंद्र भाई? आयरन फैक्ट्री, लोहे का फैक्ट्री देखा है सर। कितना बड़ा होता है? कितना दूर एरिया में होता है? बहुत बड़ा होता है सर। बहुत बड़ा। लेकिन आपने गहने बनाने है वाले सर। फैक्ट्री देखा है, जहां सोने चांदी को तराशा जाता है, हीरे को तराशा जाता है? वो कितना बड़ा फैक्ट्री होता है? बहुत बड़ा होता छोटा है होता है। सर। नहीं होता है। बहुत छोटा होता है सर। जो हीरा को तराशा जाता है वो बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं होता है। जितना बड़ा आयरन फैक्ट्री होता है, जितना बड़ा एल्युमिनियम जी सर। फैक्ट्री होता है, क्या उतना बड़ा उसका फैक्ट्री होता है क्या सोने चांदी वाला? नहीं। नहीं होता है। नहीं सर। बिल्कुल नहीं होता नहीं सर। यस, तो मैं आपको एक साधारण सा शब्द बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। जहां पे एप्पल बनता है, नोकिया बनता है, सैमसंग जहां पे मोबाइल बनता है, उसका फैक्ट्री कितना बड़ा रहता है? बहुत छोटा रहता है। बहुत छोटा सर। लेकिन उसका टर्नओवर कितना है? सोचिए। बहुत बड़ा बहुत सर। ज्यादा। यस, तो ये समझने वाली बात है ताकि आपको समझ में आए। कई लोग बोलते हैं ऑन पैसिव इतना पैसा कहां से देगा? पागल है क्या? बोलता आर्थिक आजादी देंगे, कहां से देगा? वही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तो भी अच्छा। निविडा कंपनी मार्केट में एआई चिप बनाती है। चिप कितना बड़ा होता है? मुश्किल से आपको बहुत छोटा था। बहुत छोटा आ गया है। अभी तो नैनो चिप आ गया है और विथ एआई। तो उसका कितना बड़ा फैक्ट्री होगा तो मुझे नहीं पता है। एक 10 बाई 10 के कमरे में वो बहुत बड़ा साम्राज्य चला सकता है। दोस्तों, जी सर। यह कंपनी 6 महीने में एप्पल को छोड़कर आगे निकल गई और $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी खड़ा कर दिया। मार्केट वैल्यू 2400 खरब रुपए का। इन आंकड़ों से यह संदेश साफ और स्पष्ट है कि जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है, वो है ना, उनका भविष्य उज्जवल है और वे आर्थिक रूप से दुनिया पर राज करने वाली है। उनका भविष्य उज्जवल है। हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि ऑन पैसिव पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑन पैसिव फाउंडर को
परिणाम देने में अपेक्षा से अधिक समय तो लग रहा है, समय लग रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन जब ऑन पैसिव हमारे मन चाहे परिणाम देने लगेगा तो हम सभी खुशी और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है। बहुत लोग कमेंट करते हैं बड़ा होने वाला है, ऐस बम फूटने वाला है। अरे कुछ ढेला भी नहीं गिरा, एक चमन्नी तो दिया ही नहीं। तो दोस्तों सोच को बड़ा करिए, सोचिए। आप ये पान और बेचने वाला गुमटी नहीं खोल रहे, आप ये गोलगप्पे का ये इंडस्ट्री में नहीं है। दुनिया की सबसे फास्ट, सुपर फास्ट इंडस्ट्री में है, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी विथ ऑन पैसिव, ग्रुप ऑफ कंपनी, मदर ऑफ ऑल कंपनी कि आप फाउंडर हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है। जहां हमको महीना पूरा होता है और हम बोलते हैं हमको तो खाने का पैसा नहीं, अभी तक दिया नहीं। एम्प्लॉय तो बात करते हैं ना कि हम 4 साल से काम कर रहे हैं, कंपनी में एक पैसा नहीं दिया। ये तो वर्कर बात करता है, कंपनी का मालिक थोड़ी बात करता है। कंपनी का मालिक एक समय तक उसको विकसित करता है, कंपनी को बड़ा बनाता है। जब कंपनी में लाभ आना शुरू हो जाता है तब वो बैठ करके आराम करता है। ऐसे कंपनी में है दोस्तों। तो बिल्कुल हम सभी का भविष्य उज्जवल है और आपको अंदाजा भी नहीं है दोस्तों कि क्या होने वाला है। बहुत जल्द होने वाला है। बस धीरज धैर्य रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। जितना सूर्य का उगना अटल सत्य है, उतना ही ऑन पैसिव को धरती पे आना अटल सत्य है। विश्वास कीजिए मिस्टर एस पर, विश्वास कीजिए कंपनी पर, विश्वास कीजिए लीडर पर जो बोल रहे हैं। हमारे और आपको विरोध करने से कुछ नहीं होगा, नुकसान अपना है। इसलिए दोस्तों इतना जब दूरी यात्रा हम लोग तय कर लिए हैं तो अब थोड़े दिन की बात है। विश्वास कीजिए सवेरा होने वाला है। हम सब के दुख के बादल छटने वाले हैं और हम सभी लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये एपिसोड कैसा लगा जरूर आप कमेंट में अपना लिखिएगा।